प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स आलिया शाह यूट्यूब चैनल पर मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। आप तक खबर पहुंचा नहीं रही बल्कि कंफर्म कर रही हूं कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को लंदन पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। और सिर्फ गिरफ़्तार ही नहीं किया बल्कि उनकी गिरफ़्तारी दहशतगर्दी एक्ट के तहत हुई है। ये कंफर्मेशन दी है उनके वकील ने, लॉयर ने। कल रात से ही खबर उड़ रही है और ख़बरों पर बात हो रही है कि आदिल राजा को गिरफ़्तार कर लिया गया, लंदन में उनकी गिरफ़्तारी हो गई है। लेकिन सभी ये कहते हुए नज़र आ रहे थे कि पता नहीं गिरफ़्तारी हुई है या नहीं हुई, क्योंकि उनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा, उनके लोग भी उनसे कांटेक्ट में नहीं हैं और गायब हैं। ख़बरें तो आ रही हैं कि उनको गिरफ़्तार कर लिया गया है, लेकिन ये कंफर्मेशन नहीं मिल रही कि उनको अरेस्ट किया गया या नहीं किया गया। तो मैं आपको अब ये कंफर्मेशन दे रही हूँ। अभी कुछ मिनट पहले उनके वकील ने मीडिया से बात की है, कुछ रिपोर्टर्स के साथ, और उन्होंने ये कहा है कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को लंदन पुलिस ने अरेस्ट किया है और ये दहशतगर्दी एक्ट के तहत हो सकता है कि इस वजह से उनको अरेस्ट किया गया हो। उनसे जब पूछा गया कि आपने क्या उनसे रब्ता हुआ है आपका, आपने पूछा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, उनसे रब्ता नहीं किया जा सकता क्योंकि ये एक सर्कमस्टेंसेस, स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं। अगर कोई कत्ल तक का मुकदमा हो या कोई चोरी डकैती का भी मुकदमा हो तो उसमें भी ये होता है कि लॉयर अपना आगे बढ़ता है और उनको बचाने के लिए वो आगे केस कर सकता है। लेकिन इसमें हो सकता है कि लंदन अथॉरिटीज़, लंदन पुलिस उनके लॉयर को रोक दे। कोई भी आगे इन्वेस्टिगेशन जब तक पूरी नहीं हो जाती या वो कोई अपना, उनका जो स्टैंड है वो सामने नहीं आ जाता, तब तक उनका लॉयर भी उनको बचाने के लिए आगे नहीं बढ़ सकता। ये उनके वकील साहब ने फरमाया है। मेहताब साहब जो हैं, उन्होंने ये कहा, जब उनसे पूछा गया कि क्या आपने इसके लिए, तो उन्होंने कहा नहीं, अभी कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, फिर उनसे ये भी पूछा गया कि आपको कैसे पता जब आपका राब्ता नहीं हुआ, तो उन्होंने कहा कि मेरे सोर्सेज़ हैं, मुझे मेरे सोर्सेज़ ने बताया है कि उनको पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिया है। फिर उन्होंने ये भी बताया कि क्योंकि उनके ख़िलाफ़ पाकिस्तान के अंदर भी कई केसेस रजिस्टर हो चुके थे और पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की तरफ से लंदन में, यूके में भी उनके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज थी, इस बिना पर उनको गिरफ़्तार किया गया है। तो अब ये ख़बर तो कन्फर्मेशन इसकी मिल गई कि उनकी गिरफ़्तारी हो गई है। आदिल राजा, जो कि एक व्लॉगर, यूट्यूबर, सोशल एक्टिविस्ट, पीटीआई के बहुत बड़े सपोर्टर, उनके ख़िलाफ़ ये केसेस काफ़ी अरसे से चल रहे थे। और देखें, एक तो है कि आप पीटीआई के सपोर्टर हैं, एक तो ये बात है, लेकिन उससे बात बहुत ज़्यादा आगे निकल जाती है, बढ़ जाती है कि जिस वक्त सपोर्ट करने के उस पर आप ऐसी अथॉरिटीज़ के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाना शुरू कर दें, जैसा कि उनके व्लॉग्स में, उनके प्रोग्राम्स में ये नज़र आया कि उन्होंने काफ़ी लोगों के ख़िलाफ़ नाम ले लेकर एक उनको डिफेम करने की कोशिश की। और नाम, चले हम ये कह सकते हैं एग्जैक्टली नाम नहीं लिए, लेकिन इशारों कनायों में उनकी जो बातचीत होती थी उससे पता ये चल जाता था कि वो किसके मुतालिक बात करें, या उनका अंदाज़ उनके लीडर की से कुछ मिलता जुलता, सिमिलर था कि वो भी बहुत डायरेक्टली बात करते थे कि इसने ये कर दिया और इसने ये कर दिया। और उनके खामोश मुजाहिद कुछ हैं जो उनको ये बताते हैं, वो ये कहते हैं जनाब इन लोगों ने मुझे, अंदर के लोग जो हैं वो बता रहे हैं। अब ये कैंपेन इस हद तक बढ़ गई कि फिर यहाँ की अथॉरिटीज़ ने वहाँ पर शिकायत की कि ये जो मुहिम है या जो कैंपेन है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चलाई जा रही है, ये मुल्क के ख़िलाफ़ कैंपेन है और मुल्क के इदारों के ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जा रही है। अच्छा, उस वक्त मैंने भी प्रोग्राम किए और जिस वक्त आदिल राजा ने पाकिस्तान की कुछ सेलिब्रिटीज़ और ख़ास तौर पर फ़ीमेल एक्टर्स को डिफेम करने की कोशिश की, यानी ये कहा गया कि वो किस तरीके से, कौन सी सीडी लगा के पहुंची हैं, किस किस से ताल्लुकात हैं, किसके नाम ले लेकर, इसमें उन्होंने कुछ नाम भी लिए और फिर वो उनमें से कुछ एक्टर्स सामने आई और उन्होंने कहा कि मैं आपके ख़िलाफ़ ये केस करूँगी, ये आप गलत कह रहे हैं। तो उसको हमने कंडेम इसलिए किया कि ये बड़ी बुरी बात इसलिए होती है कि देखें, यहाँ पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में आर्टिस्ट बनना एक तो, और फिर ख़वातीन का इसमें, इस फील्ड में आकर एक अपना नाम बनाना, अवार्ड्स हासिल करना, ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप एक मिनट के अंदर उस फेम को डिफेम कर देते हैं, उसको ज़मीन पे गिरा देते हैं। तो ये कोई जस्टिफाइबल बात तो नहीं है, यानी गलत बात है। तो इसको फिर हमने कंडेम भी किया। अच्छा, लेकिन ये मैंने आपको ख़बर का आधा हिस्सा बताया। इससे अगला हिस्सा ये है कि कुछ जर्नलिस्टों के ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होने वाली है और हो सकता है कि उनकी गिरफ़्तारियों की ख़बरें भी आ जाएँ। आप जानते हैं कि कुछ पाकिस्तान के बड़े प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट जो कुछ अर्सा पहले तक पाकिस्तान के अंदर थे लेकिन अब वो दूसरे मुल्कों में मौजूद हैं, यूके में भी मौजूद हैं, उनके ख़िलाफ़ भी मुल्क के अंदर भी केसेस दर्ज हो चुके हैं और
मुल्क से बाहर भी, उन कंट्रीज़ में जहाँ पर वो हैं, जिनमें मोहित पीरज़ादा हैं, जिनमें साबिर शाकिर साहब हैं, जिनमें वजाहत एस खान हैं, जिनमें शाहीन सहबाई साहब हैं, जिनमें हैदर मेहदी और कुछ ऐसे नाम हैं। और वो भी पीटीआई के बहुत बड़े सपोर्टर कहे जाते हैं और वो भी अपने प्रोग्राम्स में काफ़ी, एक तो पीटीआई को सपोर्ट करते ही हैं, लेकिन वो हुकूमत के भी बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ बात करते हैं और वो अफवाज पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत सारी ऐसी ख़बरें आती रहती हैं उनके प्रोग्राम्स में जिस पे सवाल उठाया जाता है कि ये क्या बात की है, जो कि फिर इसी बिना पर उनके ख़िलाफ़ केसेस भी यहाँ पर तो हुए हैं, वहाँ पर भी कह रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ केसेस दर्ज हो गए हैं। तो क्या अब मैं सिर्फ ये बात कर रही हूँ कि क्या कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स जर्नलिस्टों के हवाले से भी सामने आएंगी। अभी कुछ देर पहले तक तो मोहित पीरज़ादा ने बल्कि आदिल राजा के हवाले से प्रोग्राम भी किया और उन्होंने कहा कि नहीं है, ऐसी कोई कन्फर्मेशन नहीं है कि उनकी गिरफ्तारी हुई है। लेकिन जैसा मैंने आपको अब बताया कि कुछ मिनट पहले खबर आई है कि उनको इस तरीके से और इस एक्ट पर गिरफ्तार किया गया है कि जो जर्नलिस्ट हैं। देखिए, आदिल राजा तो ठीक है ना, वो जैसा मैंने आपको बताया कि उनकी जो, मैंने पहली मर्तबा आदिल राजा का नाम उस वक्त सुना और ट्विटर पे पहली मर्तबा उनका अकाउंट उस वक्त देखा कि जब आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे और वो उस वक्त लाहौर में लम्स के स्टूडेंट से बात करने के लिए आए थे। वो मीटिंग थी और उसके अलावा एक और मीटिंग लाहौर में उनकी हुई कि जो उन्होंने रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान से बातचीत की थी। उस वक्त तक इमरान खान डीसीट हो चुके थे। तो हम अभी इंतज़ार कर रहे थे कि जो उनकी मीटिंग हो रही है उससे ख़बरें बाहर आएंगी तो हम उसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे कि अचानक ये पता चलता है, पहली मर्तबा जो मैंने देखा इस बंदे को कि ट्विटर पर एक अकाउंट है मेजर आदिल राजा के नाम से, तो वो उन्होंने बताया कि जी वो जो मीटिंग हुई है जिसमें आर्मी चीफ जनरल बाजवा मौजूद हैं, तो उस मीटिंग में ये सवाल किए गए हैं, ये बातें की गई हैं और बड़े कड़े सवाल किए गए हैं वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें। तो फिर सब ने उसको लेकर उसको प्रोग्राम्स करने शुरू कर दिए। वो पहली मर्तबा था कि पता चला कि एक ये भी बंदा है। फिर पता ये चला कि इनके खिलाफ पुलिस पहुंची है, फिर उसके बाद वो मुल्क से बाहर भाग गए और फिर उसके बाद वो जो अपना यूट्यूब और प्रोग्राम्स उन्होंने करने शुरू हुए। फिर वो आपको पता ही है, सभी देखते रहे, पूरी दुनिया में वो प्रोग्राम जो है वो उसके ऊपर बात होनी शुरू हो गई। लेकिन कुछ अर्सा पहले उनका यूट्यूब चैनल बंद कर दिया, ब्लॉक करवा दिया गया था। और ट्विटर, मेरा ख्याल है, मैं देख रही थी अभी तो ट्विटर भी उनका नहीं खुल रहा, लेकिन अब जो सूरत हाल है वो मैंने आपको बता दी। और जर्नलिस्टों के हवाले से जो मैं बात करने लगी थी, वो उसका एक आखिरी एंगल पे मैं ये बात करूँगी कि देखिए, बीइंग अ जर्नलिस्ट, आप ये होता है कि आप न्यूट्रल नहीं होते अंदर से। आप किसी के हक़ में होते हैं, किसी के ख़िलाफ़ होते हैं, आपका अपना एक नज़रिया होता है। उस नज़रिए के तहत आप किसी को सपोर्ट करते हैं और किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये तो आपके दिल के अंदर होता है ना, या आपके पास एक इख्तियारी होता है कि आप जिसको भी वोट देना चाहें। लेकिन बीइंग अ जर्नलिस्ट आपको बैलेंस रखना चाहिए और कम से कम इतना बैलेंस हो कि चलें, अगर आपकी न्यूट्रलिटी ज़ाहिर नहीं होती तो कम से कम ये पता हो कि आप किसी एक्शन के ख़िलाफ़ हैं, हुकूमत का कोई ऐसा काम है जिसकी आप ख़िलाफ़ हैं। लेकिन अगर बात यहाँ तक बढ़ जाए कि फिर उस बिना पर कि देखिए ना, हम हर बात करते हैं, सारी बातें करते हैं, मुल्क के अंदर रह के हम करते हैं, लेकिन फिर जब वो उससे निकल जाएंगे आप और बिल्कुल ही सपोर्टर बनकर अगर किसी को इस तरीके से डिफेंड किया जाएगा कि फिर इदारे भी उठ खड़े होंगे और हुकूमत भी ये कहेगी कि ये तो बाकायदा आप एक मुहिम है डिफेम करने की और ये मुल्क के ख़िलाफ़ मुहिम चल रही है, कैंपेन चल रही है, तो फिर जो है वो इस तरह के हालात पैदा होते हैं या पैदा होंगे। बहरहाल ये कोई, हम इसको खुश नहीं होंगे गिरफ्तारियों पे किसी की, हम उसको कंडेम ही करेंगे, लेकिन अब आजकल जर्नलिज्म रहा कहाँ, ये भी तो देखने वाली बात है। जब हम ये कह रहे हैं कि बीइंग अ जर्नलिस्ट या जर्नलिज्म में ऐसा देखना पड़ेगा, तो अब तो टीवी तो वैसे ही ख़त्म हो गया, टीवी तो कोई देखता ही नहीं। अब सोशल मीडिया और उसके ट्रेंड्स कुछ और हैं, वो आप देख ही रहे हैं कि कैसा जर्नलिज्म जो है उसने क्या रुख नए इख्तियार कर लिए हैं। जनाब, अगली ख़बर की तरफ बढ़ते हैं और वो बिल्कुल भी अच्छी ख़बर नहीं है, और वो ख़बर ये है कि शेल पेट्रोलियम इज़ मूविंग आउट फ्रॉम पाकिस्तान। शेल पेट्रोलियम इंटेंड्स टू सेल इट्स शेयर होल्डिंग इन पाकिस्तान यूनिट। शेल वालों ने ये फ़ैसला किया है कि अब वो पाकिस्तान में अपना बिज़नेस जारी नहीं रख सकते ड्यू टू इकोनॉमिक क्राइसिस जो चल रहा है इस वक्त, बहुत ही सख्त और गंभीर होता चला जा रहा है। उस बिना पर शेल पेट्रोलियम ने यहाँ से जाने का फ़ैसला कर लिया। उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज से भी रब्ता किया और उनको ये बता दिया है कि वो अपने स्टॉक्स के बारे में क्या चाहते हैं, जो भी उनका फ़ैसला है वो पहुंचा दिया गया है। और उसमें इसकी डिटेल्स कुछ इस तरीके से आ रही हैं कि शेल का पाकिस्तान में अपने तमाम हिस्से यानी कि स्टॉक्स फ़रोख्त करने का फ़ैसला कर लिया उन्होंने। इसमें शेल पाकिस्तान के 77.4% जो स्टॉक्स थे वो उसको
फ़रोख्त कर देंगे और कंपनी का जितना भी इंतज़ाम है वो जो इसको ख़रीदेगा वो उसके हवाले कर देंगे, भाई आप ख़रीद रहे हैं ये लें, आप प्लीज़ ख़रीद लें, क्योंकि जो सिचुएशन है इस वक्त वो तो ऐसी नहीं है कि हम यहाँ पर चला सकें। अगर आप चला सकते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। और फिर इसमें ये कहा गया है कंपनी को 2022 में डॉलर जब आपको पता ही है कहाँ पर पहुँच गया, तो उसमें जो पाकिस्तानी रुपये का जो हाल हुआ उसके बाद बहुत ज़्यादा माली नुकसान उठाना पड़ा है शेल को। तो शेल अब इस बात पर तैयार नहीं है कि वो और नुकसान उठाए। इसमें उनके जो स्पोक्स पर्सन है उनका ये कहना है कि स्टॉक सेल करने में ग्रुप के जितने भी कारोबार हैं वो भी शामिल हैं, जिनमें पाक अरब पाइपलाइन कंपनी लिमिटेड भी शामिल है और 26% इसके वो स्टॉक्स अब सेल कर रहे हैं। और शेल पेट्रोलियम कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में ये कहा है कि इदारा पाकिस्तान में अपने तमाम हिस्सेस फ़रोख्त कर रहा है, जिसकी अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के इजलास में दी जा चुकी है। जहां मैं आपको ये बता रही हूँ वहीं पर एक और ख़बर आ रही है, और वो ख़बर ये है कि IMF ने पाकिस्तान के नेक्स्ट फिस्कल ईयर के बजट पर अपनी रिजर्वेशंस शो करवा दी हैं। IMF ने आइंदा माली साल के बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है और उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जो टैक्स का आपने टारगेट रखा है वो बिल्कुल हम इसके ऊपर तैयार नहीं है, कम है, बहुत नाकाफ़ी है। जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर लीवी बढ़ाने का डिमांड की थी 60 रुपीज़ करने का, जो वो भी नहीं किया आपने। फिर इसके अलावा और काफ़ी उनकी रिजर्वेशंस है और उन्होंने कहा कि नहीं, हम इसके ऊपर तैयार नहीं हैं, ये आपने जो पेश किया है ये तो बिल्कुल भी इस काबिल नहीं है कि हम आपके साथ चल सकें। अच्छा, FBR के टैक्स जो टारगेट था उसके ऊपर भी उन्होंने रिजर्वेशंस शो किए हैं और इसके अलावा और भी काफ़ी इस तरह की हैं। और एक आखिरी ख़बर मैं अब आप तक पहुंचा रही हूं, और वो ये है कि मूडीज़ ने भी एक ख़बर पब्लिश की है, और वो ये है कि पाकिस्तान के IMF के साथ एग्रीमेंट के चांसेस मादूम होते चले जा रहे हैं, ख़त्म होते चले जा रहे हैं, तकरीबन ख़त्म हो गए। Moody's Investor Service has warned that Pakistan is at an increased risk of failing to restart its $6.7 billion bailout program with the IMF, putting the country closer to a sovereign default. इसमें और काफ़ी डिटेल्स उन्होंने लिखी। उन्होंने कहा है कि ये रिस्क है काफ़ी इस वक्त पाकिस्तान के लिए, अनेबल टू कंप्लीट द IMF प्रोग्राम, और वो एक्सपायर जो है वो जून में हो रहा है या हो चुका है। और लेकिन चलें, अब कहते हैं ना कि हर अंधेरे में एक उम्मीद की किरण होती है, तो उम्मीद की किरण ये है कि हमें चाइना की तरफ से जो कर्ज़ा रोल ओवर होने की बात थी और जो हम कह रहे थे कि हमें इतना पैसा चाहिए, तो वो 2-3 कर्ज़े ऐसे मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके सामने रखेंगे, लेकिन ख़बर यही है कि कुछ कर्ज़े 2-3 तरफ से पाकिस्तान को मिल रहे हैं। पैसा जो मांगा गया था हुकूमत की तरफ से कुछ कंट्रीज़ के साथ, दोस्त ममालिक के साथ, उनसे ये अब कुछ ऐसी ख़बरें हैं कि कहा गया है कि हम ये पैसा देने के लिए तैयार हैं और चाइना की तरफ से कुछ पैसा मिल रहा है। तो उसकी डिटेल्स यकीनन देखते हैं कि क्या है, कौन कौन से कंट्रीज़ से हमें कितना पैसा मिल सकता है इस वक्त, और हम इस मुश्किल सिचुएशन से कैसे बाहर निकल सकते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अभी इजाज़त दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई शो। कीप वॉचिंग।